नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग हिस्ट्री का यानी कि भारतीय इतिहास का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, बस आप ये 200 प्रश्न को कंप्लीट करके जाइए। ठीक है, मेरा यकीन है यदि आप ये 200 प्रश्न कंप्लीट करके जाते हैं तो आपका हिस्ट्री का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न, ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि कुमार गौरव सर जो हैं उनके द्वारा ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है और वही 200 प्रश्न को हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग दोस्तों भारतीय इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास का यहाँ पे हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ हम लोग इसके व्याख्या को भी देखते चलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी सही होगा आप यहाँ पे देख लेंगे और मैं इसको टिक आउट कर दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप किया था और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, द्वितीय जो बौद्ध संगीति है 100 साल बाद हुआ, यानी कि 383, पहला 483 तो दूसरा 383 ईसा पूर्व में, और ये हुआ उस पहला तो हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ है कहाँ? वैशाली में। ठीक है, और इसके अध्यक्षता किए थे सवा कमीर किए थे और उस समय शासक थे कालाशोक। क्लियर। और तृतीय जो बौद्ध संगीति है दोस्तों ये 251 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये तीनों ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये जो है तीसरा हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस किए थे। कौन किए थे? मोगलीपुत्र तीस किए थे और उस समय शासक कौन थे? अशोक थे। क्लियर। और चौथी जो बौद्ध संगीति है दोस्तों यह ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है और ये कुंडलवन कश्मीर में होता है और इसके अध्यक्षता जो है वसुमित्र एवं अश्वघोष करते हैं। ओके, और उस समय शासक कौन होते हैं? कनिष्क होते हैं। तो देखिए आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ओके, शासक को याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ संगीति को तो याद रख सकते हैं आ का अक, क्या रख सकते हैं? आ का और फिर अ और फिर क। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। आ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक, क से हो गया कनिष्क। ठीक है, तो ये चारों हो गए शासक और इसको याद रख सकते हैं महासवा 30। ठीक है, 30 और फिर वसु, महासवा 30, महा से हो गया महाकश्यप, सवा से हो गया सवा कमीर, 30 से हो गया 30 मोगलीपुत्र 30 और वसु से हो गया वसुमित्र एवं अश्वघोष। क्लियर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। दूसरा जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी, ठीक है, द्विभाषी अभिलेख कौन थे? ओके, तो देख लीजिए इसका सार एकुहना जो यानी कि कंधार अभिलेख जो है यह अरमाइक एवं ग्रीक यानी कि 2 भाषा में लिखा गया था। ठीक है, जबकि गुर्जरा एवं मास्की जो है ब्राह्मणी और बासी में लिखा गया था और शहवाज गढ़ी एवं मन सेहरा जो है वह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था और तत्शिला एवं लंघवान जो है वह अरमाइक लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो द्विभाषी कौन है दोस्तों? यह सारे कुन्हा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को, ठीक है, लाख बख्श कहा जाता था? ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ये भी पूछा जाता है इब्न बतूता किसके समय में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो देख रहे हैं एक प्रश्न के साथ हम लोग कितने प्रश्न को कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मैं अपने एक गुलाम को, ठीक है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। किस, यह जो कथन है किस शासक का है? क्लियर। देखिए उपर्युक्त कथन जो है दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। किसका है? सिकंदर लोदी का है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी।
खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाया था? बलबन ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसे सुमेलित कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है दोस्तों यह 1918 में होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों यह 1930 में होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4। ठीक है, 3-4 ऐसे देख सकते हैं, 3-4, 3-4, 1 और 2। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए व्याख्या इसका। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आंदोलनों का क्रम निम्नलिखित है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, सबने अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में जो है मुस्लिम राज का संस्थापक किस शासक को माना जाता है? ठीक है, देखिए भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक की आधारशिला रखी। ठीक है, मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर जो है 1526 से 30 ईस्वी को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है बात हम करें तो अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड, ये तीनों जो है ये सैंधव सभ्यता की जनसंख्या में थी, लेकिन निग्रिडो नहीं थी। ठीक है, इसे आप देखेंगे निग्रिडो जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी, जैसे अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, घोड़े के। तो देखिए सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोटदा में मिली है। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। कोटदीजी से बानाग्र, ठीक है, बान के आगे वाला नुकीला हिस्सा, चहुंदरों से झूकर झांकर संस्कृति, लोथल एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो जन्म का क्या था? बुद्ध के जन्म का जो है पद चिन्ह क्या था? तो ये था कमल। क्या था दोस्तों? कमल था। गृह त्याग था, गृह त्याग घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल था। मृत्यु स्तूप था। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही मिलान होगा, तो देख लेंगे 1, 2, 3, 4 राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको। कहा गया है कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखनापत्ति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, तो इसमें जो है कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, कृषि और युद्ध में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र जो है यह संस्कृत में लिखा गया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा यकीन है दोस्तों यदि आप ये 200 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे वहाँ पे आपको इस वीडियो से डायरेक्ट प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है,
तो यहाँ पर देख लेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। पहले हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ठीक है ना। तो देखिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? ठीक है, तो इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 अमीरों का समूह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आराम शाह। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व जो है दीवान ए खालसा के पास था? ठीक है, दीवान ए खालसा के पास में था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। ठीक है, तो दीवान ए खालसा का उत्तरदायित्व जो है राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। ठीक है, किससे था? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपनी किसी विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, यानी किस संस्मरण में? तो यहाँ पे देखेंगे, अकबर ने अपनी गुजरात विजय जो कि 1572 ईस्वी में होता है तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी, ठीक है, राजधानी जो है 1602 ईस्वी में, याद रखेंगे 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्लियर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत, ठीक है, सर-ए-नौबत क्या था? ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे यह क्या था? एक पैदल सेना का अधिकारी था। सर-ए-नौबत क्या था? पैदल सेना का अधिकारी। इस टाइप का जो प्रश्न है ना, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पैदल सेना का अधिकारी। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पागा जो कि राजकीय घुड़सवार थे, सीलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, और पैदल सेना का भी शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है क्या कि जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है, जातक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं सम्मिलित है। दूसरा है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 18वें नंबर हमारा प्रश्न जो है दोस्तों वह है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, अग्नि पूजा
किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदिका से सिद्ध होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदिका के साथ जो है कालीबंगा से खोजी गई, ध्यान देंगे कालीबंगा से खोजी गई अग्निवेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1553 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, सुरकोटदा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने, ठीक है, किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। ठीक है, प्राप्त करने की कथा दी गई थी। यहाँ पे देखेंगे अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा जो है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है। ठीक है, बृहद कथा के लेखक क्षेमेंद्र हैं। वासवदत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पदकार सुबंधु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 20 नंबर हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था, राष्ट्र नायक जो है किसने कहा था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है क्या कहा था, राष्ट्र नायक कहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसाटो नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए, ठीक है, मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, तो वो कहा था हिटलर ने। ठीक है, याद रखेंगे हिटलर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दीवाने मुस्तकराज किससे संबंधित है। दीवाने मुस्तकराज जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देख लेंगे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। क्लियर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 22 नंबर हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था जो है टोडरमल की वह किससे संबंधित थे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जब्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान में लागू थी। जब्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जाप्ती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है। सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है कब प्रारंभ हुई, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंटरी सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। क्लियर, इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1909 पार्लियामेंटरी सुधार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों कहाँ पे मिलता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। ठीक है, गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। ठीक है, कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर प्रश्न है, जैन मत में जो है संथारा से तात्पर्य क्या है। ठीक है, संथारा से, तो देखिए संथारा जो है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक क्या था, अनुष्ठान था। तो यहाँ पर राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या के देख लेते हैं। जैन मत में जो है संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे संलेखनापत्ति भी कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में संलेखनापत्ति के द्वारा ही अपनी प्राण जो है त्यागी थी। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी आजीविकों के लिए। किसके लिए, आजीविकों के लिए। सम्राट अशोक ने पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। ठीक है, गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए जो है करण, चौपाड़, सुदामा, बीज झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। यह दिवस जो है भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए अबुल कलाम जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा दिन कांग्रेस के पद पे रहे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सबसे युवा ये थे। ठीक है, सबसे युवा यदि कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों उसको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टप्रधान। क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित थे, जैसे कि पेशवा, प्रधानमंत्री या राजा या प्रधानमंत्री होता था, आमत या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, वाक्यान 20 राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री होता था। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें शुरूनबीस। ठीक है, शुरूनबीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। सरे नौबत सेनापति व सैन्य कार्य देखता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित थे, और न्यायाधीश जो थे वो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों ये है कि सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल ध्यान देंगे, जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है चिनाब नदी पर। देख लेंगे यहाँ पे व्याख्या को। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल जो है मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यदि बात करूँ दोस्तों तो ठीक है फिर देखेंगे
हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो है सुत्का गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है, और पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। ठीक है, भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या स्थल मुंडीगाक एवं सोर्तगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि की उन्नति को। क्या चीज़ को देखता था ये? कृषि की उन्नति को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जो है जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? दीवान ए कोही था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, यानी 34 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह। क्या था? खेड़ा किसान सत्याग्रह। अब देखेंगे व्याख्या को। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में गुजरात के कुनबी पाटीदार किसान ने लगान की वसूली का विरोध किया था। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। किसने दिया था? मोहनलाल पांड्या ने दिया था। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? खेड़ा। ठीक है, पहला तो इनका चंपारण था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 35 नंबर प्रश्न जो है हमारा दोस्तों ये है, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की, तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये भी आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें वे बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए बाजीगर ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पदाधिकारी का जो है पद गठन किया था। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ठीक है, खान बहादुर खां के जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में बोल रहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्य में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा
अध्ययन अध्यापन से था, जबकि क्षेत्रीय वन का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। ठीक है, वैश्य का संबंध व्यापार से था, व्यापार वाणिज्य से, जबकि शूद्र का कार्य क्या था, उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 40 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, किसे स्वीकार नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतारवाद को। किसको नहीं स्वीकार किया है, अवतारवाद को। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया है तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त ने। किसने दिया था, उपगुप्त ने। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अजंता में। ठीक है, अजंता में गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसमें भी, ठीक है, इसमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता की 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी, दहशाला पद्धति। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल ने। किसने किया था, टोडरमल ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यह किसने किया था, लाला हरदयाल ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था। ठीक है, मीर बख्शी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना को। मुगलकालीन प्रशासन में मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक गठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय समय पर करना इसका काम होता था मीर बख्शी का। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है, तो यह किनको रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार में बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कहाँ है, देवगढ़ में। कहाँ है, देवगढ़ में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ठीक है, कनिष्क की, तो यह क्या था, कनिष्क के समय में ही जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें से उसकी विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? लहरदार मेहराबों का प्रयोग करना अकबर की विशेषता नहीं है। ठीक है, अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिमों शैली का समन्वय है। मकबरे के आसपास 4 बाग है, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? ठीक है ना, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? ये थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? ठीक है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ये भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना जाने कितने बार ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प भी जो है पारित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद इसमें कौन सा है दोस्तों? तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमैत खाना मस्जिद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ये भी आप याद रखेंगे। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। ठीक है, मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, यानी 55 नंबर हमारा प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? ठीक है, कर्नाटक से नहीं मिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्तीर्ण करवाए थे, जिसमें से गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। ये भी आप याद रखेंगे। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ठीक है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो ये कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कृति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? यानी जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उनसे उत्पादन निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे, रेलवे की स्थापना आदि। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था?
तो यह जो पढ़ा गया था दोस्तों, यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में लगा। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 60 नंबर हमारा प्रश्न है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोधी वंश की। अकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 61 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? ठीक है, प्रथम तुर्क विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था मुस्लिम लीग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1940 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 63 नंबर प्रश्न है, किस मुगलकालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। ठीक है, डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को जो है साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। ठीक है, शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रहण ट्रक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। ठीक है, सड़क ए आजम कहा जाता था। ओके, कानूनगो ने शेरशाह को जो है धूल में खिला फूल कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? चीन का राजदूत जो है किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता को। किसको किया गया था? इब्न बतूता को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर जो है दोस्तों वो कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फरगना का। कहाँ का था बाबर निवासी? वो था फरगना का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथिये, ठीक है, तिथिये चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स मिशन को। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चीता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? ठीक है, हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। तो ये कौन था? यह था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ रहता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 69 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तानसेन को। किसको किया गया था? तानसेन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है दोस्तों किस वेद में मिलता है? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में है। ठीक
ठीक है। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में अथर्ववेद में है। भूमि को माता, ठीक है, भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। सोम जो है पेय पदार्थ के देवता थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 90वें मंडल में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 73 नंबर जो हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला बौद्ध संघ में जो है प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमी प्रजापति। ओके, गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज शुद्धोदन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में इसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? तो ये थे चरक। चरक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शामिल नहीं थे। ठीक है, चरक जो है कनिष्क यानी कुषाण का राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक को भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो यह था स्कंदगुप्त। कौन था दोस्तों? स्कंदगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मेघदूत की यदि हम बात करें तो मेघदूत जो है किसका है? कालिदास का है। मुद्रा राक्षस किसका है? मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों विशाख दत्त का है। ठीक है, हर्षचरित किनका है? हर्षचरित वाणभट्ट का है। और मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका मिलान कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रसेन द्वितीय से। किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सुमेलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, फिर माइसन टेम्पल कहाँ है? वियतनाम में है। बूरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में। और आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 80 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? ठीक है, हुशंग शाह ने जो है किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडू का किला का। किसका करवाया था? मांडू का किला। इसका निर्माण जो है हुशंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। इसकी गणना जो है देश के सुंदर किलों में होती है। किले के चारों ओर बुर्जदार दीवार का निर्माण हुआ है, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वार में दिल्ली दरवाज़ा जो है अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 81 है। भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया गया था? ओके, तो यह किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता यानी ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं के तहत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, क्योंकि जब मुसलमानों से जकात यानी धार्मिक कर वसूला जाता था तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार यानी पर्दा सरकार का काल था? ठीक है, पेटीकोट सरकार यानी कि पर्दा सरकार का काल था। तो ये काल था 1560 से 1562। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि
अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल, कथन तो सही है। कारण जो है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है। इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 85, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणडेल कमेटी ने। किसने किया था? अरुणडेल कमेटी ने। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश अरुणडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के दौरान ही किए गए थे। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न है, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा महमूद गजनवी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 88 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। चलिए 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर का अंत हुआ था 1563 में। जजिया कर का अंत कम हुआ था? जजिया कर का अंत 1564 में और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। ठीक है, तो सही यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? सर टॉमस रो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के समय में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? बंग भंग से संबंधित था। कौन सा वायसराय है जो बंग भंग से संबंधित था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। उसके अंतर्गत देशी राज को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखता था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में जो है दोस्तों कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, देखेंगे सैंधव सप्ताह में धौलावीरा से सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं जो सैंधव लिपि की जानकारी देते हैं। ठीक है, हड़प्पाकालीन लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसमें संभवतः 400 अक्षर थे। धौलावीरा की खोज 1990 से 91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? ठीक है, चांदी का सिक्का जो है प्रयोग में था दोस्तों, तो यह हो जाएगा
टका। क्या था? टका। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। कौन? इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरुआत की थी। ओके। इल्तुतमिश ने चांदी का टका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल भी प्रारंभ करवाया था। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? तो यह क्या था दोस्तों? यह था बारदोली सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। 1928 ईस्वी में वहां लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, सर्वाधिक थी। तो यह हो जाएगा औरंगजेब के समय में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाया, जजिया कर पुनः लगवाया आदि हिंदू विरोध कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का जो है वर्णन किया गया है? ओके। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती करने वालों पर। ठीक है। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का एक परिणाम नील आंदोलन भी था, इसलिए दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति का वर्णन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक है। सल्तनत काल में जो है किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह किसको दिया गया था दोस्तों? यह दिया गया था फारसी को। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का भी विकास होता गया। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? ठीक है। यानी शिवाजी जो थे वो पहला अपना संघर्ष किसके विरुद्ध किए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही उत्तर होगा उसको मैं यहाँ पे टिक आउट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजापुर के विरुद्ध। ठीक है। देखिए यहाँ पे व्याख्या, प्रारंभ में शिवाजी बीजापुर के साथ लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या के बाद बीजापुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अफजल खान बीजापुर का ही था, उसके अलावा बीजापुर के अन्य शासकों ने भी शिवाजी पर आक्रमण किए थे। तो ये भी फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? ठीक है। यानी किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इसे सैन्स, ठीक है, सैन्स फॉर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को जो है आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया था, इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक का यह कथन कि सभी मनुष्य मेरी संतान है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है। यानी जो अशोक महान थे उनका एक कथन था, सभी मनुष्य जो है वह मेरी संतान है। तो यह कथन कौन से अभिलेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रथम पृथक शिलालेख में है। किसमें है? प्रथम पृथक शिलालेख में है। इसके व्याख्या को देख लीजिए। प्रथम पृथक शिलालेख जो कि धौली में स्थापित था, में अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य जो है मेरे संतान है। इसके साथ ही अशोक ने कहा था विद्रोह पर न आवे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? ठीक है। गांधी जी जो है चंपारण आए थे, तो चंपारण आने के लिए उन्हें कौन प्रेरित किया था दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है। यहाँ पे इसका व्याख्या को देख लीजिए। चंपारण किसान आंदोलन 1917 में होता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण यानी कि बिहार आने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ यूरोपीय नील उत्पादों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में किसानों द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। नील की खेती में 3 कठिया यानी 3/20 भाग पद्धति से खेती करनी पड़ती थी। राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से गांधी जी ने कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की थी। ये भी आप फैक्ट भी याद रखेंगे। ठीक है। इस आंदोलन के पश्चात 3 कठिया पद्धति समाप्त कर अवैध रूप से वसूल धन का 25% भाग जो है किसानों को वापस कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कितना प्रतिशत भाग वापस किया गया था? तो याद रखेंगे 25%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? ठीक है, पित्रा ड्यूरा शैली का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इत्माद उद्दौला के मकबरे में। ठीक है, इसके व्याख्या को देख लीजिए। मुगल काल में सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग जो है नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद्दौला के मकबरे में करवाया था। ठीक है, इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है और यह 1626 ईस्वी में बनवाया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? ठीक है, अरुणा आसफ अली जो थी वह किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इसके व्याख्या को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को होता है, में कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली आदि ने किया था। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? ठीक है, इसमें से जो है कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इससे संबंधित नहीं था। इसके व्याख्या को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था, परंतु अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का भूमिगत रूप से संचालन और नेतृत्व किया था। ओके, बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, यदि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को, ठीक है, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस, ठीक है, ब्लैक डेज के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू महासभा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए, हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था। ओके, क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन जो था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके व्याख्या को देखिए। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1809 से 1831 ईस्वी तक यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। ठीक है, डेरोजियो ने बंगाल के नवयुवकों को आधुनिक तर्क बुद्धिवार, समानता, स्वतंत्रता जैसी बातों के बारे में भी जानकारी दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन था। ठीक है, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष जीसी हंटर थे। बाद में इस कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किसका भाग है? किसका भाग है पुरुष सूक्त? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद का। किसका भाग है? ऋग्वेद का। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, इसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इब्राहिम खां गारदी। कौन था? इब्राहिम खां गारदी था। इसका व्याख्या देख लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है। मराठा सदाशिव राव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। ठीक है, अफगानों द्वारा मराठा तोपची इब्राहिम खां गारदी को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे। पहला है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का
पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 में। ठीक है, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सके, इसके लिए सन 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए प्रथम बार जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना में। कहाँ हुआ था? पूना में। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 ईस्वी में पूना में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इस सोसाइटी ने बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर पंडित, हृदय नारायण कुंजरू, NM जोशी जैसे महान समाज सेवा पैदा किया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इस अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। ठीक है, इसमें जो है पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 117 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अगस्त घोषणा जो है वो किसके शासनकाल में लाया जाता है? मांटेग्यू के काल में। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के समय में। अगस्त संकल्प जो है MN जिन्ना के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब इसके व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, अगस्त घोषणा जो है मांटेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1940 को लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया जाता है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को लाया जाता है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण क्या था? भारत के विभाजन का कारण क्या था? ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देख लेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों का विजय, कांग्रेस की नीतियों का विफलता, और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। तो यहाँ तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति आदि कारणों से माउंट बेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्र में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ठीक है, दोनों में की गई है, तो कौन सा है? वह है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का गद एवं पद दोनों में किया गया है रचना, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? हाथी का अंकन किया गया है, तो कौन सा स्तंभ है, स्तंभ लेख है? तो वह है दोस्तों संकिसा। कौन सा है? संकिसा है। यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। मौर्य शासक सम्राट अशोक के बिहार के चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख पर मोर का चित्र वर्णित है, जो मौर्य या मौर्य वंश को इंगित करता है। ठीक है, अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख विभिन्न 6 जगहों से मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार यानी 1877 में भाग लिया था? ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया और 1877 ईस्वी में शाही दरबार में स्वयं हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर पहुंचे थे। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। एटक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा व दीवान चमनलाल इसके महामंत्री बनाए गए थे। ठीक है, कांग्रेस के गया अधिवेशन यानी 1922 में कांग्रेस ने एटक के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कसर ए सफेद। ठीक है, ये इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों इल्तुतमिश का है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी, जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। बलबन ने दिल्ली में महल यानी कसर ए लाल एवं स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया था। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफेद यानी श्वेत महल भी बनवाया। ठीक है, कसर ए सफेद किसने बनवाया था? यह बलबन ने बनवाया था। ठीक है, बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफेद यानी श्वेत महल भी बनवाया था। उसके दार उल अमन का निर्माण करवाया जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है दोस्तों किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन को। ओके, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, क्योंकि उसके सन 1905 में बंगाल विभाजन जैसे कार्यों से फूट डालो राज करो की नीति मजबूत हुई। बंगाल विभाजन को रद्द करने तक सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के अधिनियम से आदि गतिविधियां हो गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन जो है वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा जो है दोस्तों वो दांडी यात्रा का प्रारंभ की गई थी। तो यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। माउंटबेटन योजना जो है कब प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ठीक है, माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? ठीक है, तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे सत्यमूर्ति एवं के एम मुंशी। ठीक है, ये दोनों थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सत्यमूर्ति और के एम मुंशी को संविधानवादी समझा जाता था। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे और भारत की उन्नति के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी दंगों का प्रयोग करना चाहते थे। वर्ष 1916 में होम रूल का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के 2 दिन को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस, ठीक है, राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो ये भी फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1909 में। ठीक है, 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंट सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा था। इसमें कंजर्वेटिव, लेबर एवं लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? यंग इंडिया जो पुस्तक था उसका लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत
राय थे। ठीक है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी किताब में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? ठीक है, मौर्य काल में जो है संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसमें तो सबसे पहले दांडी मार्च हुआ था जो कि 1930 में होता है, 1930 में होता है। ठीक है ना, फिर जो है उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में होता है, 1931 मार्च में होता है। और फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में होता है। ओके, और सबसे अंत में हो जाएगा पूना पैक्ट 1932। ठीक है, तो इस क्रम को आप देख सकते हैं, सबसे अंत में हो जाएगा 3 नंबर और सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए दिया गया है दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 अगस्त 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से जो है त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग की दुखद घटना के बाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के सही आयोजन का केंद्र कहाँ था? ठीक है, लंदन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं? तो ये कथन जो है दोस्तों ये है सर सैयद अहमद खान का था। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट जो है वह किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने। किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। ठीक है, इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ओके, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक नाम और है तेज बहादुर सप्रू, ये भी जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी नाम आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है एक 1856 में पारित हुआ था, 1856 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराध्ययन सूत्र में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराध्ययन सूत्र में। ठीक है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन में अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। ओके, 144वें नंबर प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां बृहद स्तंभ लेख में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी कहाँ स्थित है? कुंतासी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी सौराष्ट्र में। कहाँ है? पश्चिमी सौराष्ट्र में है। कुंतासी जो है यह पश्चिमी सौराष्ट्र राजकोट के मालिया तालुके के फुल्की नदी के दाहिने तट पर स्थित विकसित हड़प्पा कालीन पतन बस्ती है। पीपी पांड्या द्वारा जानकारी दी गई, बाई एम चितवाला द्वारा व्यापक खोज की गई। ठीक है, इस टीले को स्थानीय तौर पर बीटीनो टिम्बो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन की थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन है, दीवान ए रियासत। क्या हो जाएगा? दीवान ए रियासत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की तथा सहना दीवान ए मंडी व
बरीद, दीवान ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा जो 18 मीटर यानी कि 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गंग। ठीक है, गंग वंश। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहात ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े की भांति हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खंभात का जामा मस्जिद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित है, ठीक है, इसमें जो है कौन असुमेलित है ये आपको चूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर आरसी दत्त, लखनऊ 1899, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद फिर हम बात करें जॉर्ज जुले, इलाहाबाद 1888 अधिवेशन, ये भी सही है। उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट, दिल्ली 1918, देखिए ये जो है ना ये गलत है। ठीक है, 1988 ये गलत दिया गया है, 1918। उसके बाद सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही है और बाद बाकी सी नंबर जो है हमारे यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो लोथल से क्या मिला है दोस्तों? ध्यान देंगे यहाँ पे, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र मिला है। फिर कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जो है दोस्तों मिला है ऊंट की अस्थियां मिला है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बात करें मीताथल से क्या मिला है? तो तांबे की कुंडली मिला है और धोलावीरा से सूचना पट मिला है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस में मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही है? तो ये रही है इसमें महिलाओं की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1931 के दौरान जो है कुलीन और रूढ़िवादी परिवार की हजारों महिलाएं ने अपने घरों की चार दीवारी लांघ कर गिरफ्तार होने व जेल जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो यह किया था सर जॉन चाइल्ड को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका है तुजुक ए जहांगीरी। क्या है दोस्तों? तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था कृष्णदेव राय को। किसको जाना जाता था? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो विक्रमादित्य, ये देखिए विक्रमादित्य जो है समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? ठीक है, तो उसकी उपाधि क्या चीज की थी? मिर्जा की थी। ठीक है, मिर्जा की थी। नेक्स्ट है, सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थापत्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक नंबर हो जाएगा। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा अलाई दरवाजा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह। उसके बाद सबसे अंत में दीन पनाह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीन पनाह हो जाएगा। क्या देखिए 4 नंबर में।
तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथनीय। कथनीय और कारण दिया गया है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ठीक है, तो देखिए पहला तो कथन हमें सही लग रहा है। ठीक है, पहला तो सही है। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है। ठीक है, पहला सही है यानी ए सही है किंतु आर गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो यह थी लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी दोस्तों? लैंड होल्डर सोसाइटी थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर 19 मार्च 1938 को द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है दोस्तों वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 11 जून 1665 को। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। ठीक है, रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में अमात्य मजुमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो यह था राजस्व से संबंधित था। किस चीज से संबंधित था दोस्तों? राजस्व से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? तो सबसे बड़ा स्तूप इसमें हो जाएगा अमरावती का स्तूप। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का है जो सातवाहन काल में निर्मित है। इस स्तूप को महाचैत्य कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महाचैत्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है देख लेना है। पुष्टि यहाँ पे देखिए अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य सही है। द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, फिर अचिंत भेदाभाव जो है चैतन्य महाप्रभु, और लास्ट में दिया गया है पुष्टि मार्ग जो कि माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है। ये गलत है, पुष्टि मार्ग माधवाचार्य का नहीं है। ठीक है, माधवाचार्य जो है माधवाचार्य ने द्वैतवाद का दर्शन दिया था, न कि पुष्टि मार्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? अवध को जो है किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? तो किस कुशासन के आधार पर। ठीक है, किस चीज के आधार पर? कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? ठीक है, पहला शिकार कौन बना दोस्तों? तो पहला शिकार जो है वो कौन बना? यह बना हैदराबाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्यों के बीच होता है। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 173 कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉर्ज वार्लो का। किसका है? जॉर्ज वार्लो का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें चरक। तो चरक का क्या है? चरक संहिता है। ठीक है, चरक का तो चरक संहिता है, सबको मालूम होगा। ओके, उसके बाद फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे नागार्जुन का क्या है? नागार्जुन का जो है रस रत्नाकर है। ठीक है, नागार्जुन का रस रत्नाकर है, और बाणभट्ट का अष्टांग हृदय है, और धनवंतरी का विघंटू है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फुतहात उल मुहाबिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो ये थे केशव चंद्र सेन। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने 1873 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था? तो ये थे ईश्वर चंद्र और विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो कौन गए थे दोस्तों? ये थे राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। फिर हम बात करें दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार। राजा राम मोहन राय की हम बात करें दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट ने। किसने किया था? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और वर्ष 1916 में बाद में यह मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्बुज स्थित अंकोर वाट का मंदिर जो है, विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कंबोडिया के अंकोर वाट में स्थित विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं सदी में कौंडिल्य ब्राह्मण वंश के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1800 नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। कब किया गया था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में जो है वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगंबर वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तराइन का युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, किसने जीता था? तो यह जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? तो सती प्रथा को प्रतिबंधित 1829 में किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यह कहाँ किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था बंबई में। कहाँ किया गया था? बंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह संबंधित है धरकरी संप्रदाय से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है दोस्तों, ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कालिदास अभिज्ञान से कुंतलम ये सही है, भवभूति मालती माधव ये भी सही है, भारवी काव्य दर्शन ये गलत है, बुद्धघोष विशुद्धि मार्ग विशुद्धि गमन, ठीक है, विशुद्धि मग्न, तो यहाँ पे ये सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना कृष्णदेव राय की नहीं है? ठीक है, कृष्णदेव राय की रचना नहीं है, तो वसुचरित्र जो है इनकी नहीं है, बाद बाकी इनकी है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये रखे थे पुर्तगालियों के साथ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो मिला है दोस्तों, कहाँ मिला है? ये मिला है हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम क्या है? तो पहले तो हाथी है, फिर अश्व है, फिर वृष है, फिर सिंह है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सूफियों का निवास क्या कहलाता है? सूफियों का निवास जो है दोस्तों क्या कहलाता है? सूफियों का निवास जो है यह कहलाता है खानकाह। क्या कहलाता है? खानकाह कहलाता है। ठीक है, और बात करें हम यदि मकतूबात का, तो सूफियों के सूफी संतों के पत्रों का संकलन होता है मकतूबात। जमायत खाना यह भी निवास स्थान होता है, लेकिन खानकाह से बड़ा होता है। ठीक है, विलायत की बात करें तो चिश्ती सूफियों द्वारा विकसित राज के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। 99 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की थी? तो यह यात्रा किया गया था दोस्तों 1562 में। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम 1562 में अजमेर में चिश्ती दरगाह की यात्रा की और 1580 ईस्वी तक अकबर ने 14 बार दरगाह की यात्रा की थी। ठीक है, अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा भी की थी और प्रथम चित्तौड़ दिवस विजय के बाद तथा दूसरी यात्रा 1559 ईस्वी में सलीम के जन्म के बाद की थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग 200 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा यकीन है यदि आप ये 200 प्रश्न अच्छे से किए हैं तो आपका इतिहास में आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।